हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर का नया पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन इसी पार्ट में से फ्रेम होंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करिए कोई भी चार्ज है, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी समझा है, बिल्कुल सेम वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस चार्ज के चारों तरफ एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। उस लिमिट के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री लेगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट इज़ ए नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर ये वाला चार्ज Q1 है और ये वाला Q2 है। ठीक है ना। अब इस फोर्स के फील होने की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे R को अर्थ के रेडियस के बराबर ले लूँ तो भी यहाँ पे फोर्स F कुछ आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द स्मॉल रेंज फोर्सेज, इनकी रेंज बहुत ही छोटी होती है, तो ये फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा, ऑलमोस्ट जीरो आएगा। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होते हैं ना, वो एक लिमिटेड रेंज तक ही डोमिनेटिंग होते हैं, उसके बाद उनका इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? नील हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि यही वो बाउंड्री है जिसके बाद ये इफेक्ट क्या है? ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो अगर इस फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली कोई दूसरा चार्ज एंट्री लेता है, ठीक है, तो उसको एक फोर्स फील होगा, है ना। ये नेगेटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो ये वाला उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको एक अट्रैक्शन फील होगी। एंड जिस बाउंड्री को क्रॉस करने पे ये अट्रैक्शन फील होना स्टार्ट होती है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पॉइंट से स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद चार्ज तक जितना भी ये 3 डायमेंशनल एरिया है, ये सारा क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो डेफिनेशन वाइज वी कैन से दैट इट इज अ रीजन अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज इन विच अदर चार्जेस कैन फील इट्स फोर्स। ठीक है, जब दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट इज अ क्वाइट सिंपल फॉर्मूला। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि ये फोर्स को लेकर रिलेटेड फॉर्मूला है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एक्चुअली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशन एंड इसको हम प्रॉपरली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। So let us discuss about this formula. Electrical field is equals to force upon test charge. What is this? This is actually test charge. Charge. ओके, पहले फॉर्मूले को होल सम में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखो भाई, अपने पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस तरह से, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज एंट्री लेगा, मेरे केस में मैंने इसको बोला है टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज मतलब जो ये वाला चार्ज है, ठीक है, जिसका ये फील्ड है, उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड को जो टेस्ट करने के लिए जाएगा, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, हम उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, वैसे अभी और भी ज्यादा कुछ है टेस्ट चार्ज में, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जब ये अंदर आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें 11th क्लास में वापस ले जाऊंगा। अगर तुम लोग ग्रेविटी की डेफिनेशन याद करो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है, तो वो भी यही थी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी जो G 9.8 था आपका, है ना, उसकी भी डेफिनेशन यही होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। मोर प्रिसाइजली हम E को इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं इन जनरल, बट इट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अब अगर तुम लोगों को पता हो ना, ये ग्रेविटी वाज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, 11th क्लास में ग्रेविटी एक्सेलरेशन थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी देखो, हम चाहें तो इस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज इज एक्चुअली अ फोर्स। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो ये याद रखना कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हुआ है आपकी एफबीडी में। ठीक है ना, इट इज अ बेस फंडा ऑफ डूइंग ऑल द न्यूमेरिकल्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मैकेनिक्स रिलेटेड होते हैं, है ना। जैसे आपने 11th क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे, बिल्कुल वैसे ही हम 12th क्लास में करेंगे। अंतर ये आएगा कि जैसे ही किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, एफबीडी के अंदर ना एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी, और बस उतना ही हमें चेंज करना है, न्यूमेरिकल्स आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। बट दैट इज अ लेटर ऑन टॉपिक। अभी हम फिर से वापस आ जाते हैं इसके ऊपर कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
So electrical field is a vector quantity. It is a vector. ठीक है. But if you go more precise into this, तो electrical field is a vector space, not a vector quantity. It is a vector space. अब ये वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर क्या होते हैं, देखो तुम्हारे लिए अभी 12th क्लास में वेक्टर स्पेस और वेक्टर में कोई अंतर नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं वेक्टर स्पेस तुम समझ सकते हो वेरिएबल वेक्टर. वेरिएबल वेक्टर मतलब कि बहुत सारे वेक्टर जब मिल जाते हैं, ठीक है, किसी जगह पे, है ना, यहाँ पे एक वेक्टर है, उस थोड़ा सा आगे गए एक नया वेक्टर आ गया, थोड़ा सा आगे गए एक नया वेक्टर आ गया, थोड़ा आगे गए नया वेक्टर आ गया, ठीक है, इन सारे वेक्टर्स के कलेक्शन को बोलते हैं वेक्टर स्पेस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड में समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी कॉन्स्टेंट रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी चेंज होने वाला है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहने वाला. ठीक है, तो मूविंग फर्दर अगर हम लोग डिस्कस करें टेस्ट चार्ज के बारे में कि टेस्ट चार्ज क्या है. टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है. ठीक है, टेस्ट चार्ज को इन जनरल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी टेस्ट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज इट इज अ चार्ज हुज लिमिट Q अप्रोचेस टू जीरो. मतलब ये इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि चार्ज की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब ना के बराबर चार्ज है ना. अब ना के बराबर चार्ज का मतलब क्या है कि जिस चार्ज का आप इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हो ना उसके हिसाब से ये ना के बराबर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक चींटी का वजन ना के बराबर है. ठीक है, लेकिन मैं अगर जुपिटर पे जाऊं, ठीक है, तो वहां पे मैं ही टेस्ट चार्ज हूं क्योंकि जुपिटर के सामने मेरा वजन ना के बराबर है. मतलब आपको जो चार्ज लेना है, जिसको फील्ड के अंदर भेजना है, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए. ठीक है, अब ऐसा क्यों नील चार्ज क्यों लिया जा रहा है? नील चार्ज लेने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है. देखो अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये फील्ड है, ठीक है, ये चार्ज है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सपोज करो ये चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ई इस तरफ है. ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज जब अंदर आएगा, सपोज करो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज आ गया, अगर उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट वो इस तरफ हुआ तो क्या होगा, देखो ई और ई नॉट एक दूसरे को माइनस करेंगे. ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा आपको, पी पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो क्या होगा, ई माइनस ई नॉट. ठीक है, या फिर ई प्लस ई नॉट भी मिल सकता है. पर आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था ई फाइंड आउट करना, ई नॉट तो आपको फाइंड आउट करना नहीं था. तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना कम हो, इतना कम हो कि ये ई नॉट ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. मतलब जितना छोटा चार्ज उतना छोटा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसका ऑलमोस्ट क्या हो, नील हो, ताकि वो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने में क्या करे, हेल्प करे. ठीक है, सो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके यूनिट्स की अगर बात करें तो देखो यहां से जो यूनिट्स आपको दिख रहे होंगे, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम. तो इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम. ठीक है, इसका एक और यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर. वो किस फॉर्मूले से आया है, द फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr. वो फॉर्मूला आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब आप वोल्टेज पढ़ लेंगे. तो दो यूनिट हैं इसके, वोल्ट पर मीटर. वोल्ट आपने वैसे आपके लिए नई यूनिट नहीं है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है वोल्टेज. तो वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम. वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला इज दिस. टेस्ट चार्ज का क्या महत्व है हमारे लिए, डेफिनेशन, ये सब फटाफट एक क्विक रिव्यू लीजिए एंड देन वी विल मूव फर्दर. So our next topic is the way of presenting electrical field. ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर का मतलब इसमें डायरेक्शन है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास दो इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगे, आपको उनको ऐड करने से पहले या सब्ट्रैक्ट करने से पहले उनका डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से हैं तो वो एडिशन एक तरह का सब्ट्रैक्शन है ना, या ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, और अगर दो डायरेक्शन इस तरह से हैं, ठीक है, तो
ऐड हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज समवट रिलेटेड टू ग्रेविटी, तो याद करो 11th क्लास में ग्रेविटी कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी हमेशा किधर बनती थी, नीचे की तरफ। हमने एक साइन कन्वेंशन बना लिया था, है ना, कि जब भी भाई ग्रेविटी बनानी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही बनानी है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के लिए भी हम लोगों ने कुछ कन्वेंशंस फिक्स किए हैं। तो वो कन्वेंशंस क्या हैं और कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ग्रेविटी की तरह नहीं है कि इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर फील्ड है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल सकती है ना। हो सकता है अभी एक ही चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे तो इस तरफ है और अगले पॉइंट पे वो इस तरफ हो जाए, अगले पॉइंट पे फिर इस तरफ हो जाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ये देखो चार्ज हो, अब मैं आप लोगों को बता दूं इस चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि चार्ज बॉडी जरूरी नहीं है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्फीयर हो सकता है, शीट हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अब सपोज करो बेटा यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया छोटा सा, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज ऑब्वियसली ड्यू टू दिस एक तरह का मोशन करेगा, यहाँ पे रिपल्शन हो रही है ना। अब इस रिपल्शन की वजह से वो मोशन किस तरह का होगा, सपोज करो मान लो इस तरह का मोशन कर रहा है, पहले यहाँ था, मोशन करता हुआ इधर चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह का इसने मोशन किया उस तरह की कर्व ड्रॉ कर देंगे। ये देखो ये एक लाइन खींच दी मैंने, इन सबको पॉइंट्स मानकर ये सीधी लाइन खींच दी, ये लाइन ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होती है कि जब हम किसी दूसरे चार्ज या दूसरी चार्ज बॉडी के पास एक टेस्ट चार्ज रख दे, अब वो टेस्ट चार्ज किस तरह के मोशन करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो सिर्फ मैंने एक पॉसिबिलिटी ली है, इधर रख देता तो अलग मोशन होता, इधर रख देता तो अलग, इधर रख देता तो अलग, है ना। वो सारे जितने भी मोशन हैं उन सबको एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे और वो मोशन ही बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस से फायदा क्या है, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। कैसे पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, देखो भाई अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, देखो ऐसी लाइन बनेगी, है ना। अब ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, तो देखो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर जाता है, देखो बाय डिफॉल्ट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आप कभी भी टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये टेस्ट चार्ज किस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, है ना। तो देखो डिफरेंस आ गया ना, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है और नेगेटिव का किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। सो लेट अस सी की डेफिनेशन क्या बनती है। डेफिनेशन, दीज आर फर्स्ट थिंग, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। जैसे आप लोग जब छोटे थे तो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, हवा दिखाते थे ना, ऐसे स्ट्रोक बना के इस तरह से, है ना, पेंटिंग्स के अंदर ऐसे हवा दिखाते थे, पर हवा तो दिखती नहीं है ना। फिर भी हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पे वो ऐसे लहरें सी बना देते थे। बिल्कुल उसी तरह से दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक रियल क्वांटिटी है ना, हवा है सच में, वो रियल है, लेकिन ये लाइंस इमेजिनरी हैं। ऐसा होता नहीं है कि चार्ज के चारों तरफ ऐसे आपको लाइंस निकलती हुई दिखाई दें, है ना। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वो भी इमेजिनरी है। ऐसा होता नहीं है कि मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे लाइन निकल रही है, हमें निकलती हुई दिख रही है ना। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस which is the first thing, these are imaginary lines, these are imaginary lines and these are used to represent the direction of electrical field। ये क्या करती हैं, डायरेक्शन बताती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की। और you can also say that when a positive test charge is placed in electrical field, it will move along the electrical field lines। अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग रख देते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, तो वो जिस पाथ के अलोंग मूव करता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किस तरह से ये लाइन ड्रॉ की जाती है और इन लाइन से क्या क्या पता चलता है। तो लेट अस मूव टू दैट सेक्शन।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। और ये प्रॉपर्टीज़ बेटा आप लोगों की हेल्प करेंगी किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ करने में, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो लेट अस सी कि किस तरीके से आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनानी है और क्या क्या इनके बारे में ध्यान रखना है। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज लाइंस आर द स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, देखो हमारे पास एक कैंडल है, उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि लाइट निकल रही है, यहां तक तो लाइट आई, फिर अचानक अंधेरा आ गया, फिर लाइट शुरू हो गई, है ना, बीच में ब्रेक नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो ये लाइंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इनके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं आता, प्लस ये स्मूथ होती हैं। अब ये स्मूथ का मतलब क्या हुआ? सी स्मूथ का मतलब हुआ कि अगर एक लाइन इस तरह से चल रही है तो वो ऐसे ही चलती रहेगी स्मूथ, ठीक है ना। स्मूथ कर्व्स आर विच, जिनके अंदर शार्प टर्न्स नहीं होते, ये स्मूथ नहीं है। ये यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये शार्प टर्न है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इसमें तो कोई टर्न ही नहीं है, ये भी एक स्मूथ कर्व है, ठीक है, ठीक है। और ये स्मूथ कर्व है, ये स्मूथ कर्व नहीं है, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ये कि पॉजिटिव चार्ज में से हम बाय कन्वेंशन हमेशा ये लेंगे कि ये बाहर निकलती हैं, और मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे वो इसी तरफ मोशन करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, दे डोंट फॉर्म द क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ये इस तरह से सर्कल नहीं बनाएगी कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, दे विल नेवर फॉर्म अ सर्कल लाइक दिस। और ये अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में इसको प्रॉपरली और तरीके से देखेंगे। ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है। और पॉसिबल क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये मान लेता हूं मैं नेगेटिव चार्ज है, तो देखो आप इन दोनों चीजों को कभी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ रही है, जिससे कन्वेंशन नंबर ये वाली गलत हो गई, ठीक है। एंड ये नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ये देखो ये बाहर निकल रही है, ठीक है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। मतलब एक ही चार्ज के अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ रही है और उससे बाहर भी निकल रही है, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। क्लोज लूप इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टेंजेंट टू दीज लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताती, वो क्या बताती हैं? पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। आपको अगर डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? सपोज करो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, ऐसे, है ना, और उस इधर से इधर तक मोशन कर रही है, ठीक है। मुझे P पॉइंट पर पता करना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको क्या करना है? इस P पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और आप लोग ऐसा करते आए हैं, ठीक है। आप जब वेलोसिटी निकालते थे फ्रॉम द ग्राफ्स एंड एक्सेलरेशन निकालते थे, जब 11th क्लास में हम लोग यही करते थे, ठीक है। सो बेसिकली आपको यही करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। और देखो यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज मोशन कर रहा है, देखो जब यहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा, अचानक अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाए तो वो जाएगा तो ऐसे सीधा ही ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप लोग इजीली अंडरस्टूड कर गए होंगे इसको। तो ये चार इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम 2-3 डायग्राम्स और बनाएंगे, तो फटाफट वो देखेंगे। अभी के लिए इसको फटाफट नोट करिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। So here I have drawn some diagrams related to electrical field lines। यहाँ पे मैंने देखो कुछ ग्रुप ऑफ चार्जेस लिए, और डायग्राम पहले करने का रीज़न ये है कि एक बार आप लोग डायग्राम देख लो ना, तो आने वाली प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगी, मुझे उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो लेट अस सी कि ये क्या है। यहाँ पर देखो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और देखो यहाँ पे इसकी लाइंस कैसे ड्रॉ की गई है। देखो पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट हो रही है एंड मूव करती करती टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? नेगेटिव पे हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। इससे इस प्रॉपर्टी से देखो हमें यहाँ इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और रिपेल करती हैं। देखो ये सेकंड डायग्राम है जहाँ पे 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस वाले निकलने वाली लाइंस है ना, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। देखो ये लाइन वैसे जो नॉर्मल डायग्राम था उसमें सीधी निकलती है ना, बट यहाँ पे ये रिपेल कर रही है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें फील हो रही है यहाँ पे कि ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर सकती हैं। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि यहाँ पे सर ये क्लोज लूप तो नहीं बन गया, नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गई, ये दूसरी नई लाइन है जो यहाँ से शुरू हो रही है। दीज आर 2 इंडिविजुअल लाइंस, अलग अलग हैं, ठीक है, आप इन्हें लूप मत समझ लेना, ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ पे देखो डायरेक्शन निकालनी होती है, जैसे इस पॉइंट पे मान लो मुझे डायरेक्शन निकालनी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से जस्ट टेंजेंट ड्रॉ कर दो,
ठीक है, आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये तीसरा केस मैंने बनाया प्लेन कंडक्टर्स का, ठीक है, कि सिर्फ पॉइंट चार्जेस ही हमारे लिए नहीं है जिनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनेगी, और भी जितनी बॉडीज हैं सबकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये प्लेन कंडक्टर है, और देखो इस प्लेन कंडक्टर के ऊपर जो लाइन्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हैं, ठीक है, और इसकी भी एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट चैप्टर में कि हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर ही होता है। बट अभी हम इस चीज़ को क्या है जस्ट एक तरह से क्रैम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमेशा कंडक्टर्स के सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कंडक्टर्स के अंदर वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ सम बेसिक फंडामेंटल चार्जेस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, तो जस्ट ड्रॉ देम। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। अभी मैंने डायग्राम्स बनाए, डायग्राम में आपको कभी ऐसा नहीं दिखा होगा कि ऐसे दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्रॉस कभी क्यों नहीं करती हैं, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। लेट अस सपोज के क्रॉस कर रही है, सपोज करो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, दिस इज़ वन लाइन एंड दिस इज़ अदर लाइन, ये क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दोनों की इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ करते हैं। इसका जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से E1, ठीक है, E1 वेक्टर, और इसका जो टेंजेंट बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन E2 वेक्टर, ठीक है, इसको फिर 2 ही मान लेते हैं, इसको 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है, अब वो टेस्ट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ही टाइम पे एक टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा बताओ टेस्ट चार्ज किधर जाएगा, उसने बोला सर इधर जाएगा E2 की डायरेक्शन में, एक बोल रहा है E1 की डायरेक्शन में, कौन गलत है? दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉजिक तो यही कह रहा है ना कि देखो डायरेक्शन ये भी है और डायरेक्शन ये भी। अब टेस्ट चार्ज तो बेचारा एक है, एक ही बॉडी दो डायरेक्शन में एक साथ कैसे जा सकती है, मतलब मैं यहाँ पर भी हूँ और कहीं और भी हूँ, एक ही टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इन केस अगर दो लाइंस एक दूसरे के सामने आती हैं तो वेक्टर्स हैं आपस में मिक्स होकर एक नया वेक्टर बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि कमरे में दो लाइट बल्ब्स लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दो बल्ब आपने एक दूसरे के सामने लगा दिए तो वो लाइट एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, वो मिक्स होके क्या करेंगी, नई इंटेंसिटी क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी ये मिक्स होके नया इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर देंगे। इट विल नॉट कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिविजुअल 1 मार्क में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद करना, ठीक है, नोट करें। So these are the next properties of electrical field lines, and the first property जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करी कि line of forces are always normal to the, normal means perpendicular to the surface of conductor, मतलब कंडक्टर के सरफेस के हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है, एंड दे कैन नॉट क्रॉस अ कंडक्टर, और ये कभी भी कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती। इन केस देखो अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं है तो मैं इसकी आपको ज़्यादा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट स्टिल मैं आपको समझा दूँ। देखो जैसे मान लो मेरे हाथ के ऊपर चौक रखे हुए हैं, ठीक है, ये कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ना परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इस तरह से है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ, है ना। अब होगा ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। भाई देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से तो आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल तो होंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, है ना। अब सोचो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भागने लगे, मतलब क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर अपने आप ही करंट आ गया, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन कि ये इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइंस है ना ये कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती, हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही रहती है, ठीक है। एंड सपोज करो अगर ऐसा हो जाता तो कितना इजी होता, हम लोग कंघे से अपने बाल काटते, है ना, हमारा कंघा पॉजिटिवली चार्ज होता, है ना, और जैसे हम उसे किसी मेटल के पास लेके जाते तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस पैदा होना शुरू हो जाती है ना। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, तो अभी हम इसको पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, वहाँ पे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन गिव्स एन आइडिया अबाउट द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब जितना लाइन पास होंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, जितना लाइन दूर दूर होंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड उतना ही कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इधर देखो जब स्टार्टिंग की बात करें यहाँ पर, है ना,
इस रीजन के अंदर देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कितना पास पास है, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या है, स्ट्रांग है। और अगर यहां पर बात करें, देखो इधर इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो वीक है। ठीक है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के पास में तो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रांग है और दूर में वीक है। और इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी थी, हमने देख लिया कि भाई हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास है तो यहाँ कुछ स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है। इट इज जस्ट एन आइडिया, ये कोई एग्जैक्टनेस नहीं है। मतलब ऐसे मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 50 है, या यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे सकता। बट इट इज जस्ट ए जनरल आइडिया कि आपको हाँ पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे जाता हुआ वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है, या फिर कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यहाँ पर भी स्पेस वही है जितना स्पेस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ये 5 सेंटीमीटर दूर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर ही दूर थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अभी हमने जो प्लेन कंडक्टर में से इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाया था वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड था। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे से कर लेना। एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।